नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार गुप्ता इस केमिस्ट्री वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। हम ने लास्ट क्लास में कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लिया था और कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे जितना भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स बन सकता था हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से बना लिया था। ठीक है, अब आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में एक अलग टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक है मेरा वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात कि वेपर प्रेशर के बारे में समझ में आना चाहिए कि वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है। देखो, अगर वर्ड तोड़ करके हम जाए तो वेपर प्लस वेपर प्रेशर मतलब लिक्विड सरफेस पर जो भी किसी लिक्विड के द्वारा जो वेपर निकाला जाता है सरफेस पर और उस वेपर से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। मोटा मोटी अगर बोला जाए तो ये आपका डेफिनेशन बन जाता है। ठीक है, कि वेपर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है वो वेपर प्रेशर होता है, पर ये 100% सही नहीं है। क्यों 100% सही नहीं, वो आगे के क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमको ये वेपर का कहानी को समझ में आना चाहिए कि जो वेपर का कहानी है वो वेपर का कहानी होता क्या चाहिए। क्योंकि जब तक आप वेपर के कहानी को अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आपको कभी भी वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक बीकर को लिए हुए। ठीक है, ये मेरा कोई एक अपना बीकर है। ये बीकर का खासियत क्या है कि ये बीकर जो ऊपर से खुला हुआ है, इसका ढक्कन खुला हुआ है। अब इसे आप चूंकि सॉल्यूशन लिए हुए हैं तो सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट को बी से दिखाते हैं, सॉल्वेंट को ए से दिखाते हैं। तो यहाँ ए के रूप में हम लिखे हैं, तो इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पर हम जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो मॉलिक्यूल भी दो टाइप का नजर आएगा। एक जो होगा आपका बॉटम में होगा, नीचे में होगा, इसको हम लोग बल्क मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होगा वो ऊपर वाले सरफेस में होगा, सबसे ऊपर वाले सरफेस में। तो सबसे ऊपर वाले सरफेस में होगा उसको हम लोग सरफेस मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान के चलो कि ये मेरे पास एक बोतल पानी है, तो एक बोतल पानी है, ये ऊपर में इसका जो है लास्ट पॉइंट है, यहाँ तक पानी भरा हुआ। तो ये जो ऊपर में जो यहाँ पास जो पानी भरा हुआ है इसको हम लोग सरफेस मॉलिक्यूल कह रहे हैं, और जो नीचे में जो मेरे पास पानी का मॉलिक्यूल है इसको हम लोग बल्क मॉलिक्यूल्स के नाम से जान रहे हैं। तो सरफेस और बल्क मॉलिक्यूल आसान है, ऊपर वाला को सर सरफेस कहेंगे, ठीक है, नीचे वाला को सर बीच वाले को, या नीचे वाले को हम लोग बीच वाले को, नीचे वाले को नहीं, बल्क मॉलिक्यूल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हम क्या वर्ड यूज किए कि जो ओपन कंटेनर होता है, तो ओपन कंटेनर में हम लोग जो है वेपर प्रेशर को नहीं पढ़ सकते। जब भी आपको बोला जाए वेपर प्रेशर का तो पहला बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम वेपर प्रेशर का बात कर रहे हैं तो ये ओपन कंटेनर नहीं होगा, जब भी होगा तो ये आपका क्लोज कंटेनर होगा। क्यों क्लोज कंटेनर होगा इसके बारे में भी चलो अच्छे से समझ लेते हैं। बोला जाता है क्या कि जो आपका क्लोज कंटेनर के जगह अगर आप ओपन कंटेनर को लेते हो तो आपका जो ये सरफेस वाला जो ये मॉलिक्यूल होता है, जो आपका मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है वो बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाता है। क्यों बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाता है? क्योंकि इसके पास लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करने का मतलब क्या? अगर आप ये वाले मॉलिक्यूल को देखोगे तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये केवल और केवल नीचे साइड ही आपका दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर साइड तो कोई आपका मॉलिक्यूल है नहीं। अगर ऊपर साइड कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो कोई इसको पकड़ करके अच्छे से अट्रैक्ट करके नहीं रखा है, और अगर वो उसको अच्छे से पकड़ करके नहीं रखा है तो वो फिर दिक्कत क्या हो जाएगा कि ये आसानी से इवोपरेट हो जाएगा। तो वही फर्स्ट पॉइंट लिखे क्या, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो ऊपर का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें आपका कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। अब जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा उतना जल्दी उसका बॉन्ड टूटेगा, जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा वो उतना जल्दी इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि सर मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल। अब किसी के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है, कम फोर्स उसके पास है। अगर उसके पास कम फोर्स है तो सीधी सी बात है क्या कि उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सा एनर्जी अगर मिले तो वो तेजी से इवोपरेट हो जाएगा। तो अगर तेजी से वो इवोपरेट हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज को हमेशा दिमाग में याद रख लेना कि जो सरफेस का मॉलिक्यूल होता उसके साथ क्या होता, फोर्स अट्रैक्शन कम होता है। फोर्स अट्रैक्शन कम होने की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, तो ये आसानी से जो है वो आसानी से ये इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये आसानी से इवोपरेट होगा तो ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। मान लो ये मेरे पास एक खुला, ठीक है, एक काम करते हैं इसको बोतल से समझाते हैं, ज्यादा बेटर आपको समझ जाएगा। ये मेरे पास मान लो कि एक बोतल पानी है, ठीक है, मान कर चलते ये पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। क्या होगा कि जैसे जैसे इसमें आप नीचे से हीट करते जाओगे तो इसका जो ऊपर का जो मॉलिक्यूल है या ऊपर का मॉलिक्यूल में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है
तो ये इवोपरेट होगा, इवोपरेट होकर के क्या होगा, ये बाहर आराम से निकल जाएगा, इसका वेपर जो है बाहर आराम से निकल जाएगा। अब जैसे इसका वेपर बाहर आराम से निकल जाएगा तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसका वेपर प्रेशर हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप इस चीज को भी देखो कि आपका इस टाइप का जो भी ओपन कंटेनर वाला मॉलिक्यूल होता है उसमें आपका लिक्विड का वेट जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। अब डिक्रीज क्यों करने लगेगा, क्योंकि आपका पानी भाप बन करके वेपर बन करके ऊपर उड़ते चला जाएगा। तो जैसे जैसे वो ऊपर उड़ते चला जाएगा तो उसका जो क्या चीज कहते हैं प्रेशर होता है वो आपका कम होते चला जाएगा और वेट जो है पानी के साथ बाहर निकलते चला जाएगा। तो इसलिए जब भी हम लोग वेपर प्रेशर का जब भी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो हम लोग हमेशा क्लोज कंटेनर में पढ़ेंगे, ओपन कंटेनर में नहीं पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगा कि क्यों हम लोग वेपर प्रेशर को क्लोज कंटेनर में लेते हैं, ओपन कंटेनर में नहीं लेते हैं, ठीक। अब आते हैं जिस तरह से भी आपको ओपन कंटेनर का कहानी को समझा, सेम तरीका से आपको क्लोज कंटेनर का भी कहानी को समझाते हैं कि क्लोज कंटेनर में क्या होता है। जब हम लोग क्लोज कंटेनर में देखते हैं तो देखो ये मेरा क्लोज कंटेनर का केस है। तो इस क्लोज कंटेनर में अगर आप देखोगे तो क्लोज कंटेनर में क्या चाहिए कि मेरे पास ये देखो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आप इसको नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका जो लिक्विड है ये इवोपरेट होना स्टार्ट करेगा और इवोपरेट होकर के वेपर में कन्वर्ट होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि ऊपर से देखो मेरा कंटेनर क्लोज है, तो ऊपर से मेरा कंटेनर क्लोज है, तो ऊपर से कंटेनर क्लोज होने के कारण क्या होगा, ये जो वेपर है ये ऊपर तो जाएगा पर ऊपर से ये टकरा करके वापस जो है नीचे चलाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि सर मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर रहा, हीट गेन कर रहा, ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर के तरफ जाने के बाद वो टकरा करके वापस नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा। मतलब क्या कि आप यहाँ पर देखोगे कि आपका इवोपरेशन तो हो रहा, साथ ही साथ आपका कंडेंसेशन भी हो रहा, इवोपरेशन तो हो रहा, साथ ही साथ कंडेंसेशन भी हो रहा, ठीक है। तो हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर चूंकि लिक्विड है तो यहाँ पर चूंकि लिक्विड है तो इसका जो वेपर आपका बन रहा है तो इसको वेपर ऑफ प्योर लिक्विड लिखे हैं, क्योंकि इसमें कोई और चीज को मिला ही नहीं है, यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है, बस पानी मान करके चलो या कोई भी एक सॉल्वेंट मान करके चलो। तो उसका जो वेपर बना रहा है तो उसको वेपर ऑफ प्योर लिक्विड ए के नाम से यानी P0 के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। इवोपरेट को ऊपर गया तो इस प्रोसेस को इवोपरेशन, कंटेनर बनता तो कंटेनर बंद था तो ये आपका आराम से कंडेंस होकर के भी आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब भी आप वेपर प्रेशर लोगे तो क्लोज कंटेनर में लोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेपर आपका बाहर नहीं निकलता। अब ये वेपर यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और जो ये यहाँ पर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। पर केवल यहाँ पर वेपर का प्रेशर लिक्विड सरफेस के ऊपर वो वेपर प्रेशर का है, ये चीज थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला जाता द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड which is in equilibrium with the liquid at a given temperature is called the equilibrium vapor pressure of the liquid at a given temperature। मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो वेपर प्रेशर तो है, साथ ही साथ वो हर हाल में इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या, जितना रफ्तार से आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रफ्तार से आपका वेपर वापस से लिक्विड में भी कन्वर्ट होते चला जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एक वर्ड आपका मेंशन किया जाता है इक्विलिब्रियम। अगर वो इक्विलिब्रियम में तो आप उसको आराम से वेपर प्रेशर कर सकते हो। तो पहला चीज याद रखना क्लोज कंटेनर में होता है, दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉलो करता। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर कितना VAPUUR इतना वेपर प्रेशर लिखा नहीं जाता, शॉर्ट में VP से हम लोग लिखते हैं, तो इसलिए इसका एब्रिविएशन VP के रूप में होता है। और इसमें चूंकि प्रेशर है तो प्रेशर का जो भी यूनिट होगा मेरे पास, चाहे वो टॉन हो, चाहे mmHg हो, चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, चाहे ATM हो, उस चीज का अब इस वाले जो रिलेशन है कि 1 टॉन इक्वल टू 1 mmHg इक्वल टू 133.32 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉन। आप इसको कॉपी का फ्रंट पेज पे जाकर के लिख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग जो है बहुत बार इसका इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वेपर प्रेशर का मतलब समझ में आ गया होगा कि लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वेपर के थ्रू जो इक्विलिब्रियम में हमेशा होता उसको हम लोग वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। या तो दिमाग में एक चीज सिंपल से बैठा करके रखना, वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर उसको वेपर प्रेशर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये चीज भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्विलिब्रियम टर्म आपको अच्छे से समझने आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है क्या, अब यहाँ पर मेरे पास बात आता है कि किस किस फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है,
ठीक है। तो फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, किस किस फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। एक चीज को दिमाग में बैठा लो कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो शेप या साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पे ये जो है ये डिपेंड नहीं करता। तो ये चीज को कल ही याद रख लेना कि आप इस टाइप का कंटेनर लो, चाहे आप गोल बोतल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो सर किस पर डिपेंड करेगा, तो सर पहला बोला जाता है किस पर डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल सा दिमाग लगा लो ना, अगर कोई भी आपके पास लिक्विड है, वो लिक्विड में अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आपको उस लिक्विड को तोड़ने में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला गया जाता है कि आपका अगर ये मेरे पास कोई लिक्विड है, ये आपस में बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है, तो अगर ये आपस में बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है तो इसको तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा हमको टेम्परेचर देना होगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर हमको देना पड़ेगा तब वो जाकर के धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होता है। तो बोला जाता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो अगर ज्यादा होगा तो मेरा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होगा वो मेरा कम होगा। तो यहाँ से हम क्या जाने कि आपका जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है विच हैज हायर वेपर प्रेशर, ठीक है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। आपको एक दे देगा वाटर और दूसरा आपको दे देगा इथेनॉल। आपको पता करके बताना है कि वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि आपका, सॉरी, वाटर में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि आपका इथेनॉल में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो आपको सीधी सी बात है, आपको पता करना है कि सर वाटर में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है और इथेनॉल में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है। हम क्या वर्ड यूज किए, वाटर में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है, ठीक है, और दूसरा इथेनॉल में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है, ठीक है। अगर हमको ये दोनों चीज पता चल जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। देखो, अगर आप इथेनॉल को देखोगे तो इथेनॉल में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, ठीक है। अगर आप इथेनॉल के मॉलिक्यूल को देखते हो तो आपका जो इथेनॉल होता है उस इथेनॉल में भी आपके पास जो है वो इथेनॉल में भी आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। जबकि आप अगर पानी को देखते हो तो आपका पानी में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। तो चाहे आपके पास इथेनॉल हो चाहे आपके पास वाटर हो, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। अब जब दोनों में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा तो सर ये तो मेरे लिए दिक्कत वाला बात हो गया कि सर इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो फिर क्या करें। तो उस केस में करना क्या चाहिए, आपको देखना है कि सर दोनों में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें ज्यादा है। अगर आप पानी में अगर आप गौर करोगे तो पानी में अगर आप देखोगे तो पानी का एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ध्यान रखना, पानी के एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे इसको दिखाइए, तो एक काम करते हैं, इसको अच्छा से हम दिखा देते हैं ड्राइंग बना करके, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि क्यों इसमें 4 है, कैसे इसमें आपका 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर आप पानी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पानी का स्ट्रक्चर क्या आता है, HOH, ठीक है। इसी हिसाब से हम यहाँ पर भी देखते हैं HOH, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो OHH, यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये हो गया OHH, ठीक। अब अगर आप इधर वाले में देखोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका OHH, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इस तरह से HHO, ठीक है। तो अगर आप केवल और केवल इस वाले मॉलिक्यूल को टारगेट करते हो, अगर आप केवल और केवल इस वाले मॉलिक्यूल को टारगेट करते हो तो आपका देखो ये हो गया पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हो गया चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो केवल पानी का ये जो सिंपल एक मॉलिक्यूल है इसमें आपके पास टोटल
4 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा। जबकि अगर हम इथेनॉल के बारे में बात करें तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो केवल और केवल इसमें जो है ये आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें आपका 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो चूंकि इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा तो सर ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। चूंकि इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड पा रहा तो इसमें आपका कम आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे, हम बोलेंगे क्या कि सर अगर हम वेपर के बारे में देखें तो चूंकि यहाँ पर पानी के पास जो है, पानी के पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो पानी के पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, ये कम वेपर बनाएगा। तो हम लिखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, रीजन अगर बोला जाए तो आप यहाँ पर आराम से रीजन बता सकते हो, क्योंकि आपका जो वेपर आपका इथेनॉल का बन रहा है वो आपका वाटर से ज्यादा बन रहा है ड्यू टू 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज। सेम तरीका से आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन भी आपसे इसी तरह से बन जाएगा। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि किसमें आपका ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसमें आपका कम बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे मेरे पास है, एक है इथेनॉल, एक है मेरे पास ग्लाइकॉल और एक है मेरे पास ग्लिसरॉल। ठीक है, इथेनॉल, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। आपको तीनों में बताना है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, which has more vapor pressure, वही क्वेश्चन, which has more vapor pressure, ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, आपको फिर से वही चीज चेक करना है कि आपके पास किसमें ज्यादा बॉन्ड बन रहा है, किसमें आपके पास कम बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम बारी बारी से सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आप इथेनॉल को देखे हुए तो C2H5OH अभी आपसे बात किए थे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया मेरा किसका, तो ये हो गया इथेनॉल का। सेम हिसाब से अगर हम ग्लिसरॉल का देखें तो ये होता है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर CH2OH, CH2OH। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लिसरॉल। क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब सॉरी ये ग्लिसरॉल है, ग्लाइकॉल है, गलती से लिख दी, ये याद रखना कि ये हो गया मेरा ग्लाइकॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल में अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल। सेम चीज वही है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर चूंकि एक ही बनेगा, यहाँ आपका 2 गो बन जाएगा, यहाँ आपका 3 गो बन जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड इथेनॉल में कम है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम है तो वेपर ज्यादा आएगा, वेपर ज्यादा आएगा तो यहाँ पर इसका लिखेंगे क्या कि पी नॉट ऑफ आपका इथेनॉल ज्यादा होगा। उसी तरह से हम अगर ग्लाइकोल के बारे में बात करें तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो थोड़ा सा इसमें आपका इथेनॉल के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ग्लाइकोल में लिखेंगे कम हो गया। और जो आपका जो ग्लिसरॉल है इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसमें आपका ग्लिसरॉल में कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, इथेनॉल का सबसे ज्यादा। उसके बाद जो वेपर प्रेशर देखेंगे वो हो गया ग्लाइकॉल का और ये हो गया वेपर प्रेशर ग्लिसरॉल का। आप उसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 और 2 6 और ऑक्सीजन 2 करके भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैसे इसका अगर हमको लिखना रहा तो इसमें अगर हम देखेंगे ग्लिसरॉल में तो ग्लिसरॉल में 2 कार्बन है तो C2H2 2 4 2 6 और ये O2। ठीक है, इसी हिसाब से ग्लिसरॉल का अगर हम देखें तो कार्बन 3 हो गया, कार्बन 3, हाइड्रोजन देखें तो 2 3 2 5 3 8 तो H8 और ऑक्सीजन 3 है तो O3। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। लास्ट आपका है टेम्परेचर। ठीक है, आप जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो टेम्परेचर जितना ज्यादा आप दोगे तो आपका जो वेपर प्रेशर है उतना ही ज्यादा होते चला जाएगा। तो टेम्परेचर के बारे में दिमाग में बैठा लेना, टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा जो वेपर प्रेशर है वो मेरा टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड याद रखना, टेम्परेचर
बढ़ाने से, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता तो है। यहाँ पर एक ग्राफ को हम लोग देखते हैं, बोला जाता है कि हम यहाँ पर दो ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम दो ग्राफ बना रहे हैं। ये तो ठीक है आपका सर, जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, तो आपका ये वाला ग्राफ, ए नंबर वाला ग्राफ सही होगा कि आपका जो है ये जो है बी नंबर वाला ग्राफ जो है आपका, वो बी नंबर वाला ग्राफ, इसको जीरो पे बढ़िया, ज्यादा बढ़िया है कि आप इसको ऊपर से ले लो, ये आपका बी नंबर वाला ग्राफ सही होगा। आप ये बताना, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, दोनों वाले ग्राफ में अगर आप देखते हो तो दोनों वाले ग्राफ में आपको साफ साफ बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। log T2 बाई T1 इज इक्वल टू होता है डेल्टा H बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये फॉर्मूला को याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला को अगर आप देखोगे तो ये बताता है क्या कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जरूर है, पर यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो ये बताता है कि टेम्परेचर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वेपर प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका ए नंबर वाला ग्राफ गलत हो जाएगा और बी नंबर वाला ग्राफ सही होगा। तो जब भी आपको वेपर प्रेशर का ग्राफ बोला जाए तो याद रख लेना कि जो ये वेपर प्रेशर का ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, ना कि आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जैसा वो इस तरह से सीधा सीधा होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला चीज समझ में आया होगा। ठीक है, फिर एक लास्ट चीज भी बता देते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, आपको थर्मोडायनामिक्स में बताया गया होगा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो आपको इस चीज को दिमाग में बैठाना होगा कि चूंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड ज्यादातर करता है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड सरफेस एरिया, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड सरफेस एरिया। ठीक है, ये मास और सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। तो चूंकि ये मास और सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा तो आप 1 लीटर पानी लो चाहे 1 किलो लीटर पानी लो, दोनों का वेपर प्रेशर सेम होने वाला है। आप उसको सिंपल एक कंटेनर में ले लो चाहे इतना बड़ा कंटेनर में ले लो, आप किसी भी टाइप का कंटेनर में लोगे सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। जो पानी का वेपर प्रेशर होता है न्यूमेरिकल में आपको बता देंगे, आपका वही पानी का वेपर प्रेशर हमेशा होगा। तो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंटरनल फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आज का क्लास समझ में आया होगा तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, लाइक करना, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, कल के क्लास में लोग राउस लॉ ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।